नमस्कार दोस्तों। और आइए शुरू करते हैं 1 नवंबर के करंट अफेयर और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 साल के लिए। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी सरकार ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है। अब शक्तिकांत दास दिसंबर 2024 तक आरबीआई के गवर्नर बने रहेंगे। शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रहा था। तो कौन है शक्तिकांत दास? तो फ्रेंड्स, शक्तिकांत दास उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद आरबीआई के गवर्नर बने थे। 26 फरवरी 1957 को जन्मे शक्तिकांत दास ने इतिहास से दिल्ली के सेंट स्टीफेन कॉलेज से एमए की डिग्री हासिल की है। वे तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। केंद्रीय आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान शक्तिकांत दास को भारत के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक माना जाता था। इसके पहले शक्तिकांत दास ने भारत के आर्थिक मामलों के सचिव, भारत के राजस्व सचिव और भारत के उर्वरक सचिव के रूप में भी काम किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व सोरायसिस दिवस, इसको कहते हैं वर्ल्ड सोरायसिस डे। इसमें देखो स्पेलिंग में पी साइलेंट है, ध्यान देना इस पर। PSORIASIS, वर्ल्ड सोरायसिस डे। यह प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी हाँ, 29 अक्टूबर को। तो 2021 के विश्व सोरायसिस दिवस की जो थीम है वो क्या है? एकता के लिए कार्रवाई, यानी कि यूनाइटिंग फॉर एक्शन। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरायसिस एसोसिएशन यानी कि IFPA द्वारा हर साल 29 अक्टूबर को वर्ल्ड सोरायसिस डे या विश्व सोरायसिस दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य सोरायसिस और सोरियाटिक आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में जागरूकता पैदा करना और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। अब सोरायसिस के बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। सोरायसिस एक तरीके का जो है ये स्किन रोग है, जिसकी वजह से स्किन सेल्स 10 गुना तेज हो जाते हैं और सोरायसिस में स्किन की एक मोटी सी परत जम जाती है। इस प्रकार से एक रूखी सी परत होती है और इसमें काफ़ी मतलब ना तो खुजली होती है ना तो इसमें दर्द होता है, बस आपकी स्किन जो है वो डैमेज होती चली जाती है। बात करते हैं तो आपको बता दें, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरायसिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं होसे वेवरू और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरायसिस एसोसिएशन की स्थापना 1971 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? स्वीडन में है। किस देश ने भारत को 12वीं सदी की नटराज की प्रतिमा के साथ ही लगभग 110 करोड़ रुपए के 248 वस्तुओं को वापस कर दिया है? तो ये देश है अमेरिका। विकल्प बी इसका यहाँ पर करेक्ट है, अमेरिका। तो अमेरिका ने भारत को 248 प्राचीन बहुमूल्य वस्तुएं वापस कर दी हैं। इनका मूल्य लगभग $1.5 करोड़ यानी कि 110 करोड़ रुपए के आसपास जो है मापा गया है। और इन अमूल्य धरोहरों में 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा भी शामिल है। ये असाधारण वस्तुएं बीते एक दशक में 5 अलग अलग आपराधिक जांचों के दौरान जुटाई गई हैं। इन 248 वस्तुओं में 235 जेल में कैद आर्ट डीलर सुभाष कपूर के पास से बरामद की गई है। कपूर और उसके सहयोगी भारत से चुराई गई चीज़ें मैनहट्टन लाकर कपूर के मेडिसन एवेन्यू स्थित गैलरी के माध्यम से महंगे दामों पर बेचते थे। होमलैंड सिक्योरिटी न्यूयॉर्क के कार्यकारी स्पेशल एजेंट इंचार्ज रिकी पाटिल ने बताया है कि ये तमाम धरोहरें भारत की व्यापक सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं और वो भारत के लोगों के पास वापस लौट रही हैं। तो एक बहुत ही सराहनीय काम किया गया है अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा भारत के प्रति। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप जानते ही हैं केरल में स्थित है। एक्चुअली में ये बांध इस समय काफ़ी चर्चा में है। आपको पता है कि तमिलनाडु में इस समय भीषण बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो पानी है वो डैम में बढ़ता चला जा रहा है। तो मुल्ला पेरियार बांध को खोले जाने की बात कही गई है और अगर ये बांध खोला जाता है तो उस कंडीशन में लगभग 300 से 400 परिवार जो हैं वो मतलब मकान जो है वो डूब सकते हैं। तो इसके लिए लगभग कुल मिला के 3 से 4 हज़ार लोगों को उनको
दूसरे स्थान पर ले जाया गया है। मुल्ला पेरियार बांध भारतीय राज्य केरल में पेरियार नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है और भारत के केरल के इडुक्की जिले के थक्कडी में पश्चिमी घाट की इलायची पहाड़ियों पर यह स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 881 मीटर। तो बेसिकली याद रखना कि मुल्ला पेरियार बांध ये कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। तमिलनाडु में भारी बारिश से पानी जमा होने के बाद सरकार ने मुल्ला पेरियार बांध के 3 से 4 गेट खोल दिए हैं, जिससे केरल के इडुक्की जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हाल ही में नेशनल यूनिटी डे मनाया गया। कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। तो 31 अक्टूबर को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। हर साल इस दिन को नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसे 2014 में मनाया गया था, याद रखना। और 2021 में सरदार पटेल की 145वीं जयंती मनाई जा रही है। अगर वो जीवित होते तो आज 145 साल के होते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई थी और मोदी सरकार ने 2014 में 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण 2018 में किया गया था और सरदार पटेल की जो प्रतिमा है यह 182 मीटर ऊंची है, 182 मीटर। अभी देखो यूपी पीसीएस में एक प्रश्न आया था कि स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पर स्थित है। वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था, एक तो गुजरात था, दूसरा राजस्थान था और इसके अलावा और भी ऑप्शन रहे होंगे, लेकिन सही जवाब इसका राजस्थान था। अगर यहाँ पर बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तब ये स्थित है गुजरात में और स्टैच्यू ऑफ पीस अगर प्रश्न आया तब इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। विश्व धरोहर विश्व शहर दिवस यानी कि वर्ल्ड सिटीज डे ये कब मनाया जाता है? तो विश्व शहर दिवस होता है प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को ही। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है और ये भी 2014 से शुरू किया गया था और पहली बार इसे संघाई चीन में मनाया गया था। 2021 में इसकी थीम है अडॉप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, अडॉप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। और ये भी याद रखना कि 31 अक्टूबर को ही होता है विश्व बचत दिवस, वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, और इसको शुरू किया गया था 1925 में पहली बार हुई वर्ल्ड सोसाइटी फॉर सेविंग्स बैंक के दौरान। तो 3 महत्वपूर्ण दिवस होते हैं 31 अक्टूबर को। कौन कौन से? पहला आपको बता दें नेशनल यूनिटी डे होता है, उसके बाद फिर विश्व शहर दिवस होता है, फिर होता है विश्व बचत दिवस। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए यानी कि टीवीएस कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो टीवीएस मोटर कंपनी को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूजर से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान दिया गया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। टीवीएस मोटर कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। सीईओ हैं वर्तमान में के.एन. राधाकृष्णन, फाउंडर थे टी.वी. सुंदरम अयंगर और स्थापना हुई थी 1978 में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा स्टेट है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर कौन सा है? दूसरे स्थान पर है राजस्थान, तीसरे स्थान पर है हरियाणा। तो तीनों आपको याद रखना है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पहले स्थान पर कर्नाटक, फिर राजस्थान और फिर हरियाणा। और ये जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसे जारी कौन करता है? इसे केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अगर किसी स्टेट को मिलते हैं 30 अंक से कम तब उसे कहा जाएगा कि वो एस्पिरेंट स्टेट है, और 30 से 50 के बीच में अगर अंक मिले हैं तब वो दावेदार है। 50 से 60 के बीच में अगर कोई अंक प्राप्त करता है राज्य तो उसे अचीवर्स स्टेट कहेंगे, और 60 अंक से ऊपर प्राप्त करने वाले को कहेंगे फ्रंट रनर। तो यहाँ पर जो कर्नाटक है वो फ्रंट रनर बना हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश में किया गया है? सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है
दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो दक्षिण कोरिया की स्वतंत्र बिजली उत्पादन कंपनी है जिसका नाम है पास्को एनर्जी, और डूसन फ्यूल सेल के द्वारा ये प्लांट बनाया गया है। याद रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट है। अच्छा, ये बता दो कि वीर गाथा प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की है? तो सीबीएसई के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। आयोजन होगा इसका 21 अक्टूबर से 20 नवंबर 2021 तक। छात्रों को वीरता पुरस्कार योजनाओं और विजेताओं के बारे में जागरूक और शिक्षित करने के लिए सीबीएसई के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न। और अब एक प्रश्न आपसे, ये बताओ कि उत्तराखंड के किस जिले में भारत का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन बनाया गया है? सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान उत्तराखंड के में बनाया गया ना, ये तो आपको पता है। किस जिले में बनाया गया? हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल या फिर रुद्रप्रयाग? तो आपके उत्तर की रहेगी हमें प्रतीक्षा। वीडियो अगर आपको पसंद आया, एक भी प्रश्न आपको अच्छा लगा, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।